कहानी की शुरुआत एक बॉक्सिंग मैच से होती है जहां डेनियल केल्नर आराम से मैच देख रहा होता है। तभी अचानक दो सरकारी एजेंट उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वे बताते हैं कि अगर वह अपनी गर्लफ्रेंड जेन को जिंदा देखना चाहता है तो उसे बिना कोई चाल चले उनके साथ बाहर चलना होगा। डेनियल मजबूर होकर उनके साथ बाहर निकल जाता है। एजेंट उसका बैग छीनकर उसकी तलाशी लेने लगते हैं और फिर उसे अपने खतरनाक बॉस नोआ स्कैन के सामने ले जाते हैं। डेनियल सबसे पहले जेन को देखने की जिद करता है। कुछ ही देर में एजेंट जेन को उसके सामने ले आते हैं। इसके बाद नोआ उससे उसके साथियों के नाम पूछने लगता है। तभी एक एजेंट वो बैग लेकर आता है जिसमें एक बेहद खतरनाक और रहस्यमयी डिवाइस होने की उम्मीद होती है। नोआ सावधानी से दस्ताने पहनकर बॉक्स खोलता है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं मिलता। अगले ही पल डेनियल अपनी जेब से वही डिवाइस निकालकर सबको चौंका देता है। ये नजारा देखते ही सभी एजेंट अपनी बंदूकें उसकी तरफ तान देते हैं, लेकिन नोआ उन्हें तुरंत हथियार नीचे करने का आदेश देता है क्योंकि उसे डर होता है कि जरा सी गलती पूरे इलाके को तबाह कर सकती है। डेनियल इसी मौके का फायदा उठाता है। वह अपना बैग उठाता है, जेन को साथ लेकर कार में बैठता है और वहां से तेजी से निकल जाता है। नोआ उसे चेतावनी देता है कि वह उनसे ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगा, लेकिन डेनियल अब हर हाल में अपनी आजादी के लिए लड़ने का फैसला कर चुका होता है। रास्ते में जेन पूरी तरह उलझन में होती है। उसे एजेंटों ने बताया था कि डेनियल ने अपने ही देश के साथ गद्दारी की है। डेनियल उससे वादा करता है कि सही समय आने पर वह सारी सच्चाई बता देगा। वह जेन से कार संभालने को कहता है और सावधानी से उस रहस्यमयी डिवाइस को वापस उसके सुरक्षित बॉक्स में रख देता है। इसके बाद वह अपने साथी ह्यूगो से संपर्क करता है और पूरी स्थिति बताता है। ह्यूगो कहता है कि फिलहाल उस डिवाइस को हर कीमत पर सुरक्षित रखना होगा। सही समय आने पर वे उसे वापस ले लेंगे। वह डेनियल को सलाह देता है कि किसी ऐसी जगह छिप जाए जहां वह पहले कभी न गया हो और अपने साथ मौजूद हर ऐसी चीज को नष्ट कर दे जिससे उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सके। डेनियल तुरंत अपना फोन तोड़ देता है। दूसरी तरफ एजेंट अपने मुख्यालय पहुंचते हैं। वहां नोआ को पता चलता है कि रूस और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात कभी भी बड़े युद्ध में बदल सकते हैं। लेकिन फिलहाल उसकी सबसे बड़ी चिंता उस सुरक्षा चूक की होती है जिसकी वजह से यह रहस्यमयी डिवाइस गायब हुई है। जांच शुरू होती है और उन सभी कर्मचारियों की लिस्ट निकाली जाती है जो उस दिन मौजूद नहीं थे। तभी पता चलता है कि डेनियल उसी संस्था में साइबर सिक्योरिटी अधिकारी के रूप में काम करता था। अभी तक कोई सीक्रेट जानकारी बाहर नहीं पहुंची थी, जिससे साफ हो जाता है कि इस पूरी योजना के पीछे कोई बहुत बड़ा संगठन है। इसी दौरान यह भी पता चलता है कि ह्यूगो भी लापता है और उसके ऑफिस से हर सबूत गायब कर दिया गया है। इधर डेनियल और जेन टैक्सी से एक पुराने कॉन्वेंट पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात सिस्टर मोरा से होती है। सिस्टर मोरा जेन को अपने पास सुरक्षित रखने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन डेनियल से साफ कहती हैं कि वह जेन को इस खतरनाक खेल से दूर रखे। तभी डेनियल को पता चलता है कि जेन कभी नन बनने की तैयारी कर रही थी, लेकिन 3 साल पहले उसने अपना विश्वास खो दिया और वह यह रास्ता छोड़ चुकी थी। इसके बाद डेनियल अपने जीवन का सबसे बड़ा राज खोलता है। वह बताता है कि वह वार्डेक्स नाम की एक बेहद गुप्त सरकारी एजेंसी के लिए काम करता है। उसने वहीं से सीक्रेट डेटा चुराया है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी पर थी, क्योंकि उसका मानना है कि दुनिया को सच्चाई जानने का अधिकार है। और डेनियल इस मुसीबत में जेन को घसीटने के लिए उससे माफी भी मांगता है। उधर कैंसस सिटी में रहने वाली वेदर रिपोर्टर मार्गरेट अपने बॉयफ्रेंड जैक्सन के साथ साधारण जिंदगी जी रही होती है। उसका सपना एक बड़ी न्यूज रिपोर्टर बनने का होता है। वह अपना ऑडिशन वीडियो जैक्सन को दिखाती है, लेकिन अपने करियर को लेकर बेहद परेशान रहती है। जैक्सन उसे हिम्मत देता है। तभी अचानक एक पक्षी उड़कर कमरे में आ जाता है और उसके सामने बैठ जाता है। मार्गरेट कुछ पल के लिए जैसे किसी गहरी दुनिया में खो जाती है। जब जैक्सन उस पक्षी को उड़ाता है तो वह नॉर्मल तो हो जाती है, लेकिन अगले ही पल अचानक रूसी भाषा बोलने लगती है। जैक्सन हैरान रह जाता है क्योंकि मार्गरेट ने कभी रूसी भाषा सीखी ही नहीं थी। काम पर जाते समय पुलिस उसकी कार रोक लेती है। अधिकारी उससे कागजात मांगता है, लेकिन तभी मार्गरेट उसकी आंखों में देखकर उसके निजी जीवन से जुड़ी ऐसी बातें बताने लगती हैं जो कोई अनजान व्यक्ति कभी नहीं जान सकता। पुलिस अधिकारी पूरी तरह शोक रह जाता है और मार्गरेट बिना किसी रोक टोक के वहां से चली जाती है। न्यूज स्टूडियो में उस समय रूस और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की बड़ी खबर चल रही होती है। पूरा माहौल बेहद तनावपूर्ण होता है क्योंकि कुछ ही मिनटों में लाइव प्रसारण शुरू होने वाला होता है। इसी बीच एक कोरियन एक्सपर्ट किसी बात को लेकर घबराया हुआ दिखाई देता है। मार्गरेट उसकी बात समझने की कोशिश करती है, लेकिन जब
जब उससे पूछा जाता है कि उसे कोरियन भाषा कैसे आती है तो वह खुद कहती है कि उसे यह भाषा नहीं आती। लाइव शो शुरू होते ही मार्गरेट अचानक अजीब महसूस करने लगती है। कुछ ही सेकंड बाद वह कैमरे के सामने एक अजीब और अनजान विदेशी भाषा बोलने लगती है। पूरा स्टूडियो दंग रह जाता है। तुरंत उसका लाइव शो बंद कर दिया जाता है। कुछ ही पल बाद वह मंच पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। इधर डेनियल को लेने के लिए एक कार पहुंचती है। वह जेन से वादा करता है कि जैसे ही यह खतरनाक मामला खत्म होगा वह उसे लेने जरूर लौटेगा, लेकिन जेन भी डेनियल के साथ जाने की जिद करती है। इसके बाद वह कार में बैठकर आगे के मिशन के लिए निकल जाता है। उसी समय नोआ एक आर्मी मीटिंग में मौजूद होता है। तभी उसे मार्गरेट का वायरल वीडियो दिखाया जाता है। एजेंट बताते हैं कि उसने जिस रहस्यमयी भाषा में बात की है उसका रिकॉर्ड उनकी गुप्त एजेंसी के डेटाबेस में पहले से मौजूद है। नोआ तुरंत आदेश देता है कि ह्यूगो से पहले हर हाल में मार्गरेट को ढूंढा जाए। दूसरी तरफ डेनियल और जेन एक गुप्त सेफ हाउस पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही वे देखते हैं कि आसपास मौजूद सभी जानवर उनकी तरफ घूर रहे हैं, मानो उन्हें किसी आने वाले बड़े खतरे का पहले से ही एहसास हो चुका हो। तभी जेन खिड़की बंद कर देती है और कहती है कि अब समय आ गया है कि वह उसे पूरी सच्चाई बताए। दूसरी तरफ डॉक्टर मार्गरेट के दिमाग की एमआरआई जांच कर रहे होते हैं। डॉक्टर मार्गरेट और जैक्सन को बताते हैं कि उसकी सभी मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य है। तभी मार्गरेट की नजर कमरे के बाहर खड़े कुछ लोगों पर पड़ती है। डॉक्टर बताते हैं कि वे FBI एजेंट हैं और उससे कुछ सवाल करना चाहते हैं, लेकिन मार्गरेट उन्हें देखते ही समझ जाती है कि वे असली FBI एजेंट नहीं हैं। डॉक्टर उसके बचपन की किसी दर्दनाक घटना के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन मार्गरेट साफ कह देती है कि उसे कुछ याद नहीं। तभी जैक्सन बताता है कि उसे अक्सर डरावने सपने आते हैं जिनमें वह जंगल के बीच बने एक रहस्यमयी घर और अजीब जानवरों की बातें करती है। डॉक्टर को अचानक एक कॉल आता है और वह कमरे से बाहर चला जाता है। डॉक्टर के जाते ही मार्गरेट जैक्सन पर नाराज हो जाती है कि उसने उसकी निजी बातें किसी और को क्यों बताईं। तभी वह बाहर खड़े एक एजेंट की आंखों में देखती है और अचानक कहती है कि उनका असली निशाना डेनियल है और वे उसे हर हाल में मारना चाहते हैं। जैक्सन यह सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। मार्गरेट तुरंत एक प्लान बनाती है। वह जैक्सन से कहती है कि डॉक्टर से कहे कि उसे बाथरूम ले जाना है। जैसे ही मौका मिलता है दोनों अस्पताल के पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं। मार्गरेट जल्दी से अपने कपड़े बदलती है, अपना सामान उठाती है और बिना समय गंवाए वहां से भाग निकलती है। इधर सेफ हाउस में डेनियल अपने पास रखी गुप्त ड्राइव निकालता है और जेन को बेहद सीक्रेट वीडियो दिखाना शुरू करता है। एक वीडियो में अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात एक मशहूर टीवी कलाकार से दिखाई देती है, जिसके बाद उसे एक गुप्त लैब में ले जाया जाता है। वहां ऐसे शव रखे होते हैं जो किसी इंसान के नहीं बल्कि एलियन जैसे दिखाई देते हैं। इसके बाद डेनियल एक और वीडियो चलाता है और पहले ही चेतावनी देता है कि यह दृश्य बेहद परेशान करने वाला हो सकता है। वीडियो में वैज्ञानिक एक जिंदा एलियन पर रिसर्च करते दिखाई देते हैं। यह सब देखकर जेन पूरी तरह सन्न रह जाती है। डेनियल लैपटॉप बंद करते हुए बताता है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। पिछले 79 सालों से दुनिया से ऐसे अनगिनत राज्य छिपाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ वॉरडेक्स के एजेंट एक सीक्रेट तिजोरी खोलते हैं जहां 3 रहस्यमयी डिवाइस रखे जाने थे, लेकिन उनमें से 2 पहले ही गायब हो चुके होते हैं। अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी डिवाइस बचा होता है। नोआ उस डिवाइस की मदद से डेनियल तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता। उसे एहसास होता है कि ह्यूगो ही इन डिवाइसों को सही तरीके से चलाना जानता था। अब उसे शक होने लगता है कि डेनियल भी इस तकनीक के बारे में कुछ ऐसा जानता है जो उनसे छिपा हुआ है। इसलिए वह अपने एजेंटों को जेन की जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा करने का आदेश देता है। उधर डेनियल जेन को बताता है कि वॉरडेक्स कई सालों से एलियंस पर गुप्त रिसर्च कर रहा है और उनकी तकनीक को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वह खुद भी इस मिशन का हिस्सा था, लेकिन जैसे ही उसने सच्चाई देखी उसने फैसला कर लिया कि पूरी दुनिया को यह राज पता चलना चाहिए। जेन उसकी बात से सहमत नहीं होती। उसका कहना होता है कि अगर यह सब अचानक दुनिया के सामने आ गया तो लोगों का भगवान और इंसानियत से विश्वास उठ सकता है। बहस बढ़ती देख डेनियल फैसला करता है कि वह ह्यूगो से संपर्क करेगा, लेकिन सेफ हाउस के अंदर नेटवर्क नहीं होने की वजह से वह बैग लेकर बाहर चला जाता है। इसी दौरान मार्गरेट और जैक्सन अस्पताल से भागकर कार में निकल चुके होते हैं। तभी मार्गरेट के फोन पर ह्यूगो का कॉल आता है। वह खुद को उनका दोस्त बताता है और कहता है कि अगर मार्गरेट उसे नहीं पहचानती तो उसका दिमाग पहले से ही उसे पहचान चुका है। तभी मार्गरेट अनजाने में डेनियल का फोन नंबर बोल देती है। यह सुनते ही ह्यूगो समझ जाता है कि वही वह खास इंसान है जिसकी उन्हें तलाश थी। ह्यूगो उसे चेतावनी देता है कि अब वह अपने घर नहीं लौट सकती क्योंकि बहुत से लोग उसके पीछे पड़े हैं। वह उसे तुरंत फोन नष्ट करने के लिए कहता है। मार्गरेट बिना देर किए फोन कार से बाहर फेंक देती है। इसके बाद वह कहती है कि उन्हें उत्तर दिशा की तरफ जाना होगा, हालांकि उसे खुद भी नहीं पता कि ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। दूसरी तरफ नोआ की टीम जेन से जुड़ी सारी जानकारी जुटा लेती
देती है। अब नोआ आखिरी डिवाइस का इस्तेमाल करके सीधे जेन के दिमाग से संपर्क बनाने की कोशिश करता है। उसी समय जेन अचानक अजीब महसूस करने लगती है। उसकी आंखों की पुतलियां बदलने लगती हैं। उधर बाहर डेनियल ह्यूगो से बात कर रहा होता है। ह्यूगो उसे मार्गरेट का एक वीडियो भेजता है और कहता है कि यही वह लड़की है जिसका वे इतने सालों से इंतजार कर रहे थे। डेनियल समझ नहीं पाता कि उसमें आखिर ऐसा क्या खास है। ह्यूगो उससे पूछता है कि क्या वह उसकी बात समझ पा रहा है। डेनियल हैरान होकर कहता है कि वह तो बिल्कुल नॉर्मल अंग्रेजी बोल रही है, लेकिन ह्यूगो बताता है कि बाकी किसी को उसकी भाषा समझ नहीं आ रही। इससे साफ हो जाता है कि डेनियल और मार्गरेट के बीच कोई रहस्यमयी संबंध है। ह्यूगो डेनियल को तुरंत कैंसस सिटी जाने का आदेश देता है। वह कहता है कि पहले किसी होटल में छिप जाए, फिर उनका आदमी वहां पहुंच जाएगा। उसी दौरान डेनियल देखता है कि आसपास की घास अपने आप एक अजीब निशान का आकार बनाने लगती है, बिल्कुल वैसा ही निशान जो उस रहस्यमयी डिवाइस पर बना हुआ है। इधर सेफ हाउस के अंदर नोआ पूरी तरह जेन के दिमाग पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ देर के लिए जेन उसकी कठपुतली बन जाती है, लेकिन वह अपने गले में पहने हुए क्रॉस को कसकर पकड़ती है और प्रार्थना करने लगती है। अचानक उसका नियंत्रण टूट जाता है। नोआ फिर से अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे जुड़ता है। इस बार वह जेन से उनकी लोकेशन और डेनियल के बारे में सवाल पूछता है। जेन पूरी कोशिश करती है कि कुछ न बताए, लेकिन उसके मुंह से अनजाने में रास्ते और सफर की सारी जानकारी निकलने लगती है। नोआ तुरंत यह जानकारी अपनी टीम तक पहुंचा देता है। कुछ ही देर में उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। नोआ जेन से कहता है कि उसकी टीम जल्द ही वहां पहुंचने वाली है और अगर वे असफल रहे तो उसे खुद डेनियल को रोकना होगा। जेन अपने हाथ को जोर से घायल करके एक बार फिर उसके मानसिक नियंत्रण से बाहर निकल आती है। लगातार इस रहस्यमयी डिवाइस का इस्तेमाल करने से नोआ की हालत भी बिगड़ने लगती है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह आखिरी बार जेन को समझाने की कोशिश करता है कि अगर डेनियल दुनिया के सामने सच्चाई ले आया तो पहले से डगमगाती दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी, इसलिए उसे हर हाल में डेनियल को रोकना होगा। लेकिन जेन इस बात को मानने से साफ इनकार कर देती है। फिर वह जेन को अपने दाईं ओर देखने के लिए कहता है। जैसे ही जेन नजर घुमाती है, उसकी नजर एक चाकू पर पड़ती है और वह अनजाने में उसे उठा लेती है। उधर सड़क पर सफर कर रही मार्गरेट को अचानक एक अजीब सा एहसास होता है। वह तुरंत जैक्सन का फोन मांगती है और डेनियल को कॉल करती है। घबराई हुई मार्गरेट उसे चेतावनी देती है कि वह किसी भी हालत में वापस उस घर में न जाए। उसे महसूस हो चुका होता है कि दुश्मनों ने उनकी लोकेशन ढूंढ ली है। डेनियल तेजी से घर की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा इलाका सैकड़ों हथियारबंद एजेंटों से घिर चुका होता है। घर के अंदर जेन अब भी आधे मानसिक नियंत्रण में होती है और उसके हाथ में चाकू होता है। डेनियल चुपके से एजेंटों के बीच से निकलता है और उनकी एक गाड़ी तक पहुंच जाता है। वह गाड़ी लेकर भीड़ को चीरते हुए भागने की कोशिश करता है। चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं, लेकिन किसी तरह वह बच निकलता है। फिर वह सीधे घर के अंदर घुसता है, जेन को पकड़ता है और उसे लेकर वहां से भाग जाता है। कुछ ही देर में तेज रफ्तार कार पीछा शुरू हो जाता है। इसी दौरान नोआ फिर से जेन के दिमाग पर नियंत्रण करने लगता है। जेन चाकू निकालती है और धीरे धीरे डेनियल की तरफ बढ़ने लगती है। तभी अचानक एक दूसरी गाड़ी उनकी कार से टकरा जाती है और चाकू उसके हाथ से छूट जाता है, लेकिन कुछ ही पल बाद वह उसे फिर उठा लेती है। डेनियल उसकी हालत समझ जाता है और लगातार उसका नाम पुकारता रहता है। जेन अपने मन और नोआ के नियंत्रण के बीच भयानक संघर्ष लड़ रही होती है। आखिरकार उसे कुछ पल की आजादी मिलती है और वह डेनियल पर हमला करने के बजाय उसी मानसिक संपर्क के जरिए नोआ को घायल कर देती है। उसके ऐसा करते ही नोआ का नियंत्रण टूट जाता है। दूसरी तरफ उसके हाथ से रहस्यमयी डिवाइस गिर जाता है और उसे भयंकर दौरा पड़ने लगता है। जेन पूरी तरह आजाद हो जाती है। कुछ देर बाद एजेंट उनकी कार के टायरों पर निशाना साधते हैं और टायर फट जाते हैं। तभी सड़क अचानक बहुत संकरी हो जाती है। पीछा कर रही एजेंटों की गाड़ी नियंत्रण खो बैठती है और दुर्घटनाग्रस्त होकर रास्ता बंद कर देती है। इसी मौके का फायदा उठाकर डेनियल और जेन दूर निकल जाते हैं। सामान्य होने के बाद जेन रोते हुए डेनियल से माफी मांगती है, लेकिन डेनियल उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, वह खुद भी एक शिकार थी। दूसरी तरफ एजेंट बॉयड उस रहस्यमयी डिवाइस को उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही वह उसे कसकर पकड़ता है, वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। कुछ मिनट बाद वह वापस प्रकट होता है और जमीन पर गिर पड़ता है। तभी एक एजेंट तुरंत डिवाइस को सुरक्षित कर लेते हैं। इधर डेनियल और जेन जंगल के रास्ते भागते रहते हैं, लेकिन जब सड़क खत्म हो जाती है तो उन्हें गाड़ी छोड़नी पड़ती है। जेन एक पत्थर एक्सीलेटर पर फंसा देती है और कार सीधे पानी में गिर जाती है। जब एजेंट वहां पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि दोनों पानी में डूब चुके हैं। इसी गलतफहमी का फायदा उठाकर डेनियल और जेन चुपचाप जंगल में गायब हो जाते हैं। उधर मार्गरेट और जैक्सन एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। रूस और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की वजह से लोग घबराकर राशन और जरूरी सामान खरीद रहे होते हैं। जैक्सन वापस अस्पताल लौटने की बात करता है, लेकिन मार्गरेट को किसी अनजानी
अपनी ताकत पर भरोसा होता है। उसे महसूस होता है कि वह सही दिशा में जा रही है। जैक्सन दुकान के अंदर चला जाता है, जबकि मार्गरेट बाहर एक बच्चे से बात करने लगती है। दुकान के अंदर जैक्सन डॉक्टर को फोन करके अपनी लोकेशन बताता है, लेकिन जब वह वापस बाहर आता है तो मार्गरेट गायब हो चुकी होती है। बच्चा उसे बताता है कि मार्गरेट ने जाते समय सिर्फ इतना कहा था कि वह उससे प्यार करती है। उधर एक मोटल में ह्यूगो डेनियल से संपर्क करता है। बातचीत के दौरान डेनियल बताता है कि उसकी पुरानी यादें धीरे धीरे वापस लौट रही हैं। उसे शक होने लगा है कि शायद उसे किसी खास उद्देश्य के लिए चुना गया था। ह्यूगो उसकी बात की पुष्टि करता है और कहता है कि बहुत जल्द सारी पहेली सुलझ जाएगी। अगले दिन उन्हें कैंसस सिटी जाने की योजना बनानी होती है। इसी दौरान जेन नहाकर बाहर आती है और डेनियल को किसी से बात करते हुए सुनती है। डेनियल उसे मार्गरेट की रिकॉर्डिंग दिखाता है। वीडियो में वह अजीब सी भाषा बोल रही होती है जो बाकी लोगों को बकवास लगती है, लेकिन डेनियल बताता है कि उसके दिमाग में वह भाषा गणित और कोड के रूप में बदलकर साफ अंग्रेजी में सुनाई देती है। यह सुनकर जेन और ज्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि वह किसी भी समय फिर से नोआ के नियंत्रण में जा सकती है, इसलिए वह डेनियल से खुद को बांध देने की विनती करती है। रात के समय वही डर सच साबित होने लगता है। बंधी हुई जेन के शरीर पर फिर से नोआ का नियंत्रण होने लगता है। वह कमरे में मौजूद सुरागों को तलाशती है और एक कागज पर लिखे पते को देखकर उसे जानबूझकर फर्श पर गिरा देती है ताकि एजेंट उस जानकारी तक पहुंच सके। सुबह होते ही ह्यूगो का आदमी उन्हें लेने पहुंचता है, लेकिन उसी समय सैकड़ों एजेंट पूरे होटल को घेर लेते हैं। डेनियल खतरा भांप लेता है और तुरंत जेन को लेकर बाथरूम में छिप जाता है। वह जेन को खिड़की से बाहर निकलने में मदद करता है, उसे कुछ पैसे देता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज, वह रहस्यमयी डिवाइस उसके हाथ में थमा देता है। फिर उसे भाग जाने के लिए कहता है। कुछ ही सेकंड बाद एजेंट बाथरूम का दरवाजा तोड़ देते हैं। जेन किसी तरह बच निकलती है और ह्यूगो का आदमी भी भागने में सफल हो जाता है, लेकिन डेनियल पकड़ लिया जाता है। उसे एक गुप्त सैन्य अड्डे पर लाया जाता है जहां नोआ खुद उससे पूछताछ करता है। सबसे पहले एजेंट उसकी सारी ड्राइव जब्त कर लेते हैं। फिर नोआ उससे ह्यूगो की टीम के बाकी सदस्यों और ड्राइव की लोकेशन के बारे में पूछने लगता है। उधर मार्गरेट को अचानक एक शक्तिशाली विजन दिखाई देती है। वह तुरंत गाड़ी घुमाती है और सीधे उसी आर्मी अड्डे की तरफ बढ़ जाती है। गेट पर मौजूद गार्ड उसे रोकता है, लेकिन वह उसकी निजी जिंदगी की ऐसी बातें बता देती है जो सिर्फ वही जान सकता था। गार्ड हैरान होकर उसे अंदर जाने देता है। मार्गरेट सीधे एजेंटों के बीच पहुंच जाती है और हैरानी की बात ये होती है कोई भी गार्ड उसको नहीं रोकता। आखिरकार वो नोआ के सामने पहुंच जाती है। जैसे ही मार्गरेट नोआ की आंखों में देखती है, उसे उसकी पत्नी की झलक दिखाई देती है। वहीं नोआ भी कुछ अजीब महसूस करता है। इसके बाद मार्गरेट डेनियल के पास जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते ही महसूस करते हैं कि उनके बीच कोई गहरा और रहस्यमयी संबंध है। ऐसा लगता है मानो वे एक दूसरे को पहले से जानते हों। बॉयड एजेंटों को आदेश देता है कि उन्हें बाहर न जाने दिया जाए, लेकिन तभी मार्गरेट अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करती है। जो भी उसकी आंखों में देखता है, उसे अपने सबसे प्रिय इंसान की झलक दिखाई देने लगती है। इसी वजह से कोई भी उन पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर पाता। इस तरह मार्गरेट डेनियल को लेकर वहां से निकल जाती है। पीछे खड़ा नोआ यह सब देखकर पूरी तरह उलझ जाता है, लेकिन बॉयड उनका पीछा करने का फैसला करता है। सफर के दौरान मार्गरेट डेनियल के पिछले कुछ दिनों की हर घटना बताने लगती है, यहाँ तक कि जेन से जुड़ी बातें भी। डेनियल समझ जाता है कि वह सचमुच लोगों के जीवन को पढ़ सकती है। मार्गरेट बताती है कि यह शक्ति उसे उस दिन मिली थी जब उसने एक रहस्यमयी पक्षी की आंखों में देखा था। यह सुनकर डेनियल चौंक जाता है। वह भी अपनी बीती जिंदगी याद करता है। जब वह 20 साल का था तब उसने भी ऐसा ही एक पक्षी देखा था। बातचीत के बीच अचानक बॉयड अपनी गाड़ी से उनकी कार में टक्कर मार देता है। उनकी कार रेल पटरी की तरफ फिसलने लगती है। मार्गरेट बचने की कोशिश करती है, लेकिन बॉयड फिर से टक्कर मारता है और इस बार उनकी कार सीधे पटरी पर फंस जाती है। कुछ ही सेकंड बाद तेज रफ्तार ट्रेन उनकी कार को घसीटने लगती है। दोनों जल्दी से कार से बाहर निकलते हैं और चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। पीछे से बॉयड लगातार गोलियां चला रहा होता है। डेनियल किसी तरह ट्रेन पर छलांग लगा देता है। मार्गरेट उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। उसी समय दूसरी तरफ से एक और ट्रेन तेजी से आ रही होती है। मौत बस कुछ इंच दूर होती है। आखिरी क्षण में मार्गरेट भी छलांग लगा देती है और बाल बाल बच जाती है। बॉयड उन्हें खो देता है। चलती ट्रेन में बैठने के बाद भी मार्गरेट का डर कम नहीं होता। उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसे लगने लगता है कि शायद उसे भी अपने पिता की तरह पार्किंसन बीमारी हो रही है। लेकिन डेनियल उसे समझाता है कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है वह किसी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े रहस्य से जुड़ा हुआ है। उधर ह्यूगो को पता चलता
है कि डेनियल उससे संपर्क कर चुका है और अनजाने में उनकी लोकेशन भी बता चुका है। तभी अचानक ह्यूगो की तबीयत बिगड़ने लगती है। वह कमरे में मौजूद सभी लोगों को तुरंत बाहर जाने का आदेश देता है क्योंकि नोआ फिर से उसी रहस्यमयी डिवाइस के जरिए उसके दिमाग से जुड़ चुका होता है। ह्यूगो नोआ को चेतावनी देता है कि वह उस डिवाइस का ज्यादा इस्तेमाल न करे क्योंकि उसकी असली ताकत अभी किसी को भी पूरी तरह समझ नहीं आई है। लेकिन नोआ उसकी बात अनसुनी कर देता है। वह ह्यूगो पर आरोप लगाता है कि उसने डेनियल को जानबूझकर चुना और पूरी मानवता के साथ विश्वासघात किया है। ह्यूगो जवाब देता है कि नोआ कभी उस गहरे मानसिक संबंध को समझ ही नहीं सकता जो इन शक्तियों से जुड़ा हुआ है। जिस चीज को नोआ कमजोरी समझ रहा है वही उनकी असली ताकत है। दोनों के बीच तीखी बहस होने लगती है। तभी कमरे में 2 लोग आ जाते हैं। ह्यूगो उन्हें तुरंत बाहर निकाल देता है, लेकिन तब तक नोआ उनकी एक झलक देख चुका होता है। वह एजेंटों को आदेश देता है कि उन लोगों की पहचान कर उनकी हर गतिविधि का पता लगाया जाए। दूसरी तरफ जेन एक कैफे में बैठी सिस्टर मोरा से फोन पर बात कर रही होती है। उसके मन में अब एक नया सवाल जन्म ले चुका होता है। वह पूछती है कि क्या भगवान ने इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ इंसानों को ही बनाया है। सिस्टर मोरा मुस्कुराकर कहती हैं कि इतना विशाल ब्रह्मांड सिर्फ एक ही प्रजाति के लिए नहीं बनाया जा सकता, कहीं न कहीं और भी जीवन जरूर मौजूद होगा। जेन फिर पूछती है कि अगर लोगों को एलियंस के अस्तित्व की सच्चाई पता चल गई तो क्या उनका भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा। सिस्टर मोरा साफ कहती हैं कि सच्चाई कभी आस्था को खत्म नहीं करती। तभी एक वेट्रेस जेन के पास आती है और बताती है कि कुछ लोग उसका फोन देकर गए थे और बिल भी उसी से चुकाने को कहा है। जेन पैसे देकर वहाँ से निकलने लगती है। जाते जाते वह सिस्टर मोरा से एक और मदद मांगती है। वह उनसे कहती है कि पता लगाएं कि केसी एक्सेसी आखिर है क्या, क्योंकि उसने डेनियल को उसी जगह जाने की बात करते सुना था। इधर डेनियल और मार्गरेट सड़क पर आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी कुछ फायर फाइटर उन्हें घेर लेते हैं। शुरुआत में दोनों को लगता है कि वे पकड़े गए हैं, लेकिन कुछ ही पल बाद पता चलता है कि वे ह्यूगो के भरोसेमंद लोग हैं। पहचान की पुष्टि करने के बाद वे दोनों को अपने गुप्त ठिकाने पर ले जाते हैं। ह्यूगो पहली बार डेनियल और मार्गरेट से आमने सामने मिलता है। वह बेहद खुश होता है, लेकिन मार्गरेट उसकी तरफ देखने से बचती रहती है। उसे डर होता है कि अगर उसने उसकी आंखों में देख लिया तो वह उसके जीवन का हर राज जान जाएगी। चारों तरफ नजर दौड़ाते ही मार्गरेट चौंक जाती है। वहाँ उसके बचपन के घर की हूबहू नकल बनाई गई होती है। हर कमरा, हर दीवार और हर चीज बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी उसने बचपन में देखी थी। ह्यूगो उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ याद आ रहा है, लेकिन मार्गरेट साफ मना कर देती है। तभी वह अचानक उस घर की तरफ भागती है। अंदर पहुंचते ही वह अपने पुराने कमरे में जाती है और सब कुछ देखकर भावुक हो जाती है। ह्यूगो और डेनियल भी उसके पीछे पीछे पहुंचते हैं। ह्यूगो बताता है कि उस रात की यादें वापस लाने के लिए उन्हें बिल्कुल वही माहौल बनाना पड़ा, क्योंकि उसी रात सब कुछ बदल गया था। मार्गरेट घबरा जाती है। वह कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं करना, लेकिन ह्यूगो समझाता है कि जब तक उसे अपनी असली यादें वापस नहीं मिलेंगी तब तक वह अपनी शक्तियों को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाएगी। फिर ह्यूगो सबसे बड़ा खुलासा करता है। वह बताता है कि डेनियल और मार्गरेट दोनों को बचपन में विशेष शक्तियां दी गई थीं। डेनियल को भाषा की शक्ति मिली थी, इसलिए वह गणित, बाइनरी कोड और ब्रह्मांड की हर सार्वभौमिक भाषा को समझ सकता है। वहीं मार्गरेट को सहानुभूति की शक्ति मिली थी, जिससे वह किसी भी इंसान के मन और उसकी पूरी जिंदगी को महसूस कर सकती है। ह्यूगो बताता है कि इन दोनों को इसलिए चुना गया था ताकि वे इंसानों और एलियंस के बीच एक पुल बन सके। इसके बाद ह्यूगो अपने पास मौजूद रहस्यमयी डिवाइस निकालता है और उसे डेनियल तथा मार्गरेट के हाथों में रख देता है। जैसे ही दोनों उस डिवाइस को छूते हैं, मार्गरेट की दबी हुई यादें एक एक करके लौटने लगती हैं। वह खुद को बचपन में देखती है। वह मासूम सी बच्ची गाना गा रही होती है। तभी अचानक जंगल के कई जानवर उसके सामने आ जाते हैं और उसे अपने पीछे आने का इशारा करते हैं। डेनियल उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ह्यूगो बताता है कि वे असली जानवर नहीं हैं, वे एलियंस हैं जिन्होंने इंसानों को डराने से बचने के लिए जानवरों का रूप धारण किया हुआ है। वे दोनों बच्चों को जंगल के बीच बने एक रहस्यमयी घर तक ले जाते हैं। अंदर जाने पर वह घर एक अत्याधुनिक रिसर्च सेंटर में बदल जाता है। अगले ही पल वे सभी जानवर अपना असली रूप दिखाते हैं। उनके सामने वास्तविक एलियंस खड़े होते हैं। छोटा डेनियल डर के मारे कांप रहा होता है। मार्गरेट उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देती है। तभी एलियंस दोनों बच्चों को अपनी विशेष ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे ही डिवाइस की शक्ति शांत होती है, मार्गरेट की सारी शक्तियां पूरी तरह जाग जाती हैं। अब वह पहली बार ह्यूगो की आंखों में देखती है और एक ही पल में उसके जीवन की पूरी कहानी समझ जाती है। लेकिन इसी दौरान वॉर्डेक्स उनकी लोकेशन तक पहुंच चुका होता है। एजेंट पूरे अड्डे को चारों तरफ से घेर लेते हैं। खतरा देखते ही मार्गरेट तुरंत डिवाइस अपने हाथ में लेती है। जैसे ही एजेंट अंदर घुसते हैं, उन्हें पूरा अड्डा खाली दिखाई देता है। असल में मार्गरेट डिवाइस की शक्ति से वहां मौजूद सभी लोगों को अदृश्य बना चुकी होती है। हालांकि वह सबको चेतावनी देती है कि एजेंट उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन डिवाइस की चमक अब भी दिखाई दे रही है, इसलिए उनके पास भागने के लिए बहुत
कम समय है। डेनियल धीरे से दरवाजा खोलता है और सबको बिना आवाज किए बाहर निकलने को कहता है। उधर नोआ अपने एजेंटों को चुप रहने का आदेश देता है। तभी उन्हें हवा में तैरती हुई डिवाइस की चमक दिखाई देती है। नोआ तुरंत उसे पकड़ने का आदेश देता है, लेकिन एजेंट अदृश्य लोगों से टकराकर गिरने लगते हैं। आखिरकार सभी लोग अदृश्य फायर ट्रक में बैठ जाते हैं। सायरन बजते ही एजेंट रास्ता छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ आवाज सुनाई देती है, वाहन दिखाई नहीं देता। अब कई रास्तों पर अलग अलग दिशाओं में अदृश्य फायर ट्रक दौड़ने लगते हैं। बॉयड समझ नहीं पाता कि किसका पीछा करे, लेकिन नोआ कहता है कि चाहे वे कोई भी रास्ता चुने, उनकी मंजिल सिर्फ एक ही है। लगातार इस्तेमाल की वजह से आखिरकार वह रहस्यमयी डिवाइस पूरी तरह नष्ट हो जाता है। कुछ समय बाद सभी लोग कैंसस सिटी के मशहूर न्यूज चैनल KCXC पहुंचते हैं। अंदर पहुंचकर मार्गरेट अपने बॉस की आंखों में देखती है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है। वह उसे यकीन दिला देती है कि उन्हें तुरंत स्टूडियो की जरूरत है। उसका बॉस बिना कोई सवाल किए उनकी बात मान लेता है। ह्यूगो ट्रक से सामान उतारने की जगह देखने चला जाता है, जबकि डेनियल सीधे कंट्रोल रूम में पहुंचता है। वहां वह सिस्टम में अपनी गुप्त ड्राइव लगाकर वर्षों से छिपाए गए सभी सबूत अपलोड करना शुरू कर देता है, ताकि पूरी दुनिया एक साथ सच्चाई देख सके। इसके बाद मार्गरेट न्यूज रोककर एक विशेष घोषणा की तैयारी करने लगती है, लेकिन ठीक उसी समय नोआ और उसकी पूरी टीम न्यूज स्टेशन तक पहुंच जाती है। नोआ तुरंत अपने एजेंटों को आदेश देता है कि वे इमारत की बिजली और बैकअप जनरेटर दोनों को किसी भी कीमत पर बंद कर दें। इसी बीच डेनियल की सारी गुप्त फाइलें लगभग अपलोड हो चुकी होती हैं। तभी बाहर एक ट्रक आकर रुकता है, जिसके अंदर रखा एक रहस्यमयी पैकेज इस पूरे मिशन की दिशा बदलने वाला होता है। दूसरी तरफ नोआ के एजेंट पूरे न्यूज स्टेशन की बिजली व्यवस्था को उड़ाने के लिए पावर सिस्टम में बम लगा देते हैं। इधर स्टूडियो में डेनियल और उसकी टीम पूरी तैयारी कर चुकी होती है, लेकिन जैसे ही शो शुरू होने वाला होता है, एक जोरदार धमाका होता है और पूरे स्टूडियो की बिजली चली जाती है। कुछ ही पल बाद बैकअप जनरेटर चालू हो जाता है। मार्गरेट तुरंत डेनियल से कहती है कि अब उनके पास बहुत कम समय बचा है। उधर जेन को भी पता चल जाता है कि KCXC दरअसल वही न्यूज स्टेशन है जहां डेनियल गया है। वह बिना समय गंवाए वहां पहुंच जाती है। इसी बीच एजेंट बैकअप जनरेटर तक पहुंच जाते हैं और उसे भी बंद कर देते हैं। पूरा स्टूडियो फिर से अंधेरे में डूब जाता है। तभी नोआ अपने एजेंटों के साथ स्टूडियो में दाखिल होता है। वह मार्गरेट और डेनियल को गिरफ्तार करने ही वाला होता है कि उसी समय जेन चुपके से अंदर पहुंच जाती है और रहस्यमयी डिवाइस मार्गरेट के हाथ में थमा देती है। मार्गरेट जैसे ही डिवाइस को सक्रिय करती है, उसकी ऊर्जा पूरे स्टूडियो में फैल जाती है। बंद हो चुके सभी सिस्टम और मशीनें अपने आप दोबारा चालू हो जाती हैं। ये देखकर सभी एजेंट घबरा जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि नोआ उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता। वह शांत होकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है। बॉयड उससे पूछता है कि क्या वह कुछ नहीं करेगा। नोआ सिर्फ इतना कहता है कि अब वह देखना चाहता है कि आखिर सच सामने आने पर दुनिया कैसी प्रतिक्रिया देती है। डेनियल समझ जाता है कि सिर्फ स्थानीय चैनल पर शो करना काफी नहीं होगा, इसलिए वह सिस्टम को पूरी दुनिया के न्यूज नेटवर्क से जोड़ देता है। कुछ ही सेकंड बाद कैमरा पूरी दुनिया में लाइव हो जाता है। मार्गरेट दुनिया के सामने बताती है कि वॉरडेक्स नाम की गुप्त संस्था पिछले कई दशकों से एलियंस के अस्तित्व को छिपाती रही है। उनकी तकनीक का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और पूरी मानवता से सच्चाई छिपाई। फिर वह घोषणा करती है कि आज वह दिन है जब दुनिया को हर सच बताया जाएगा। इसके बाद डेनियल एक एक करके सभी सीक्रेट वीडियो चलाना शुरू करता है। पूरी दुनिया पहली बार अपनी आंखों से देखती है कि सेना एलियन अंतरिक्ष यानों से संपर्क कर रही है। दुर्घटनाग्रस्त स्पेसशिप से एलियंस की लाशें निकली जा रही हैं और वर्षों से छिपाए गए सारे रहस्य सच साबित हो रहे हैं। ये खबर कुछ ही मिनटों में दुनिया के हर बड़े न्यूज चैनल पर छा जाती है। करोड़ों लोग एक साथ यह ऐतिहासिक शो देखने लगते हैं। सैनिक, वैज्ञानिक, नेता और आम नागरिक सभी इस सच्चाई के गवाह बन जाते हैं। इसी दौरान ह्यूगो एक बड़ा कंटेनर खोलता है। उसके अंदर से एक बुरहा एलियन बाहर आता है। पहली बार इंसानों और एलियंस का आमना सामना खुलेआम होता है। डेनियल और मार्गरेट उसके सामने खड़े होते हैं। एलियन अपनी भाषा में कुछ कहता है। डेनियल अपनी विशेष शक्ति की मदद से उसकी हर बात समझ लेता है और फिर वही संदेश मार्गरेट तक पहुंचाता है। मार्गरेट कैमरे की तरफ बढ़ती है। अब पूरी दुनिया उसकी अगली बात सुनने का इंतजार कर रही होती है। इंसानों और एलियंस के बीच इतिहास का पहला आधिकारिक संदेश दुनिया तक पहुंचने ही वाला होता है और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है।